All right, kids, welcome back to the online class. So this was the homework question of our previous class. मैंने आप सबको ये सवाल होमवर्क के लिए दिया था. We initiated the topic of partnership change. हमने बहुत डिटेल में अपनी पिछली क्लास में पार्टनरशिप चेंज के टॉपिक को इनिशिएट किया था कि सर पार्टनरशिप में चेंजेस आ सकती हैं. पार्टनर्स चाहें तो अपने एग्जिस्टिंग टर्म में चेंजेस लेकर आ सकते हैं. जब भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होंगे, पार्टनरशिप चेंज होंगी. तीन सबसे बड़ी रीजन जो पार्टनरशिप चेंज की थी वो थी सर जनरल चेंज कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग टर्म्स चेंज कर रहे हैं. दूसरा था पार्टनर आ रहा है एडमिशन. तीसरा था सर पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट. और हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी पार्टनरशिप चेंज होगा, वेन एवर पार्टनरशिप चेंज हैपेंस, थ्री थिंग्स माइट अकर. तीन चीजें सामने आ सकती हैं. सर पहला था प्रॉफिट लॉस रेशो में चेंज, दूसरा था एसेट रिवैल्यूएशन और तीसरा था गुडविल. हमने होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था जनरल पार्टनरशिप चेंज का कि दो पार्टनर्स थे, इक्वली प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे, एक पार्टनर को सैलरी मिल रही थी, ओपनिंग में कुछ कैपिटल और करंट अकाउंट की वैल्यूज अवेलेबल थी. साल के दौरान 6 महीने बाद उन्होंने 6 महीने बाद अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिन्यू किया. एक पार्टनर का कैपिटल कम होके ट्रांसफर हो गया लोन में, उस पर उसका इंटरेस्ट था 10% पर एनम. एक पार्टनर अपनी प्राइवेट कार लेकर आ गया बिजनेस में, और एक दूसरे पार्टनर को अब सैलरी मिल रही है और प्रॉफिट लॉस रेशो भी चेंज हो गया. फिर हमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और तीन एक्सपेंसेस की वैल्यूज दी हुई थी और हमें बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई थी. हमें होमवर्क में यह था कि एग्जामिनर ने कहा था इनकम स्टेटमेंट बनाना है और पार्टनर के करंट अकाउंट बनाने हैं. दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस. नाउ आई एम अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आप सबके सामने ये सवाल अटेम्प्ट करने जा रहा हूं. फोकस कीजिएगा. यहां पे मैं आपके सामने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूं. ऑल राइट, द क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 ऑन पेज नंबर 10. तो सब लोग फोकस कीजिएगा. आपके सामने अटेम्प्ट करने जा रहा हूं एग्जाम्पल 8 on page number 10, the question of Ali and Atif. The question of Ali and Atif. नोट कीजिएगा, एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि सर अली और आतिफ की इनकम स्टेटमेंट बनाओ. तो हम यहां पर इनकी बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की, यहां पर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. मैं यहां आपके सामने इनकी इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं. फोकस कीजिएगा. सर इनकम स्टेटमेंट में ऑलराइट, सर इनकम स्टेटमेंट में हमारे सामने सबसे पहले रेवेन्यू अवेलेबल है, सेल्स अवेलेबल है. फोकस कीजिएगा, सेल्स अवेलेबल है और रेवेन्यू की वैल्यू है 200,000 और ये पूरे साल बराबर है. रेवेन्यू की वैल्यू 200,000 है और ये पूरे साल इवनली है, हर मंथ बराबर है. मतलब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूं, फोकस कीजिएगा, तो सर ये मुझे मंथली सेल्स दे देगी. तो नोट कीजिएगा, रेवेन्यू 200,000 है, पूरे साल की रेवेन्यू लिख दी 200,000. सर रेवेन्यू के बाद हमारे पास है लेस, गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो सर आमतौर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमें वर्किंग करनी पड़ती है, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, एड कैरेज इनवर्ट्स, लेस रिटर्न्स, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री. लेकिन या उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट दी हुई है 87,500, 87,500 ये हमें डायरेक्ट प्रोवाइड की हुई है. तो अब आप मुझे ये बताएं,
अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। नोट कीजिएगा सर, हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 112,500। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, एग्जामिनर ने हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनर ने हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें सवाल में बता दी थी। दैट वाज all sales produce a uniform rate of GP. All sales produce a uniform rate of GP. सर, तमाम सेल्स हमारे लिए जीपी का यूनिफॉर्म रेट दे रही हैं। इसका मतलब सर, ना सेल्स में कोई फर्क है, ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई फर्क है, और ना जीपी में कोई डिफरेंस है। तो जीपी 87, जीपी 112,500 आ गया ना हमारे पास। जीपी 112,500। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सर, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूं तो मुझे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, लेकिन एक सवाल है आप लोगों से, क्या क्या बिफोर चेंज और आफ्टर पार्टनरशिप चेंज, क्या बिफोर पार्टनरशिप चेंज एंड आफ्टर पार्टनरशिप चेंज, क्या एक्सपेंसेस सेम है या इवन है या डिफरेंट है? बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज क्या एक्सपेंसेस इवन है या डिफरेंस है? क्या एक्सपेंसेस इवन है बिफोर चेंज, पार्टनरशिप चेंज होने से पहले और पार्टनरशिप चेंज होने के बाद, क्या एक्सपेंसेस इवन है या डिफरेंट है? सर, एक्सपेंसेस में डिफरेंस है। पार्टनरशिप चेंज होने से पहले के एक्सपेंसेस अलग हैं, पार्टनरशिप चेंज होने के बाद के एक्सपेंसेस अलग हैं। इसका मतलब अब मुझे यहां पर इनकम स्टेटमेंट को स्प्लिट करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर इनकम स्टेटमेंट को डिवाइड कर दूंगा। ओवर हियर मैं यहां पर इनकम स्टेटमेंट को स्प्लिट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा? फोकस कीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहां पे, जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट 6 मंथ्स। यहां लिखूंगा लास्ट 6 मंथ्स। नोट कीजिएगा, वो हमारे फर्स्ट 6 मंथ्स हैं या हमारे लास्ट 6 मंथ्स हैं, और ये बनेगा फुल ईयर का कॉलम। तो अब यहां पर हम इनकम स्टेटमेंट को स्प्लिट करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहां पे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, सर हमने ऊपर ये काम क्यों नहीं कर लिया, हमने सेल्स को स्प्लिट क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि सेल्स पार्टनरशिप चेंज होने से पहले भी उतनी थी और पार्टनरशिप चेंज होने के बाद भी उतनी थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इवन थी, ग्रॉस प्रॉफिट भी इवन था। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक यूनिफॉर्मिटी रखी, कोई फर्क नहीं था। अगर सुन लो बच्चों मेरी बात, अगर एक्सपेंसेस सेम होते ना, एक्सपेंसेस सेम, तो मैं यहां पे स्प्लिट नहीं करता, मैं सीधा जाके फिर प्रॉफिट को स्प्लिट करता। मैं अगर यहां पर एक्सपेंसेस यूनिफॉर्म होते, अगर बिफोर चेंज के एक्सपेंसेस और आफ्टर चेंज के एक्सपेंसेस सेम होते, तो मैं पूरे साल का डाटा बनाता और फिर प्रॉफिट को स्प्लिट कर देता कि पार्टनरशिप चेंज होने से पहले ये प्रॉफिट और पार्टनरशिप चेंज होने के बाद का ये प्रॉफिट। अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब यहां एक्सपेंसेस यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट से ही चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहां पर स्प्लिट करूंगा। नोट कीजिएगा, ये कॉलम हमारे पास फुल ईयर में ये दो कॉलम हो जाएंगे, लास्ट 6 मंथ्स में ये दो कॉलम हो जाएंगे, और फर्स्ट 6 मंथ्स में ये दो कॉलम हो जाएंगे। तो नोट कीजिएगा, अब यहां पे मैं आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी फुल ईयर की वैल्यू है 112,500, 112,500 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6। सर, पहले 6 महीने का है 56,250,
आखिरी के 6 महीने का है 56,250। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमने बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज स्प्लिट कर दिया। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट को में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस। सो हेयर वी आर, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस। तो सर इस पार्टनरशिप का सबसे पहला एक्सपेंस जो हमारे पास है वो है रेंट, 25,000। अच्छा आप देखो, रेंट के बारे में एग्जामिनर ने हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, बस ये बताया है कि रेंट पूरे साल का 25,000 है। रेंट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम ये अज्यूम करेंगे या ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग होगी कि रेंट पूरे साल इवन है। रेंट पूरे साल इवन है, तो नोट कीजिएगा रेंट है पूरे साल 25,000। मैं यहां पे लिख रहा हूं रेंट और यहां लिख रहा हूं 25,000। तो फर्स्ट 6 मंथ्स 12,500, लास्ट 6 मंथ्स 12,500, और मिलाकर 25,000 हो गया। तो सर बिफोर चेंज, आफ्टर चेंज और पूरे साल सारी चीजें हमारे सामने आ गई। रेंट के बाद अगला एक्सपेंस है हमारे पास वेजेस, एंड वेजेस इज 35,000। अगला एक्सपेंस है वेजेस। वेजेस इज 35,000, पूरे साल की वेजेस हैं 35,000। नोट कीजिएगा 17,500 फर्स्ट 6 मंथ्स, 17,500 लास्ट 6 मंथ्स। तो सर ये बन गई हमारे पास 35,000। क्योंकि वेजेस के बारे में भी आप देखो, सवाल में एग्जामिनर ने हमें कहीं नहीं बताया कि कोई चेंज है नहीं है, कुछ भी नहीं। तो सर वेजेस इवन है। अब आ जाओ अगले एक्सपेंस जिसका नाम है जनरल एक्सपेंस, जिसका नाम है जनरल एक्सपेंस। गौर से देखिएगा, पूरे साल का जनरल एक्सपेंस है 15,000। पूरे साल के जनरल एक्सपेंसेस हैं 15,000। नोट कीजिएगा जनरल एक्सपेंस पूरे साल के हैं 15,000। तो इसको 7,500 और इसको 7,500 इक्वली स्प्लिट कर देंगे। क्या ये सही है? इज दिस राइट? इज दिस राइट? अरे अरे सब, अरे अरे मैंने ओके ओके भैया, मैंने ये जानबूझ के किया है। ऑल ओवर सडन ये धड़ाधड़ मैसेज आ गए। जी जी जी, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी, आई कैन अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट यू गाइस हैव राइट नाउ। अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चों इस बात को। बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर हम इसको इक्वली स्प्लिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर यहां पर एक बात लिखी है, ऑफ द जनरल एक्सपेंसेस $5,000 वॉज इंकर्ड इन द 6 मंथ्स। और सर पहले 6 महीने के लिए जो जनरल एक्सपेंस इंकर किए हैं सर वो 5,000 है। 5,000 पहले 6 मंथ्स के और 10,000 लास्ट 6 मंथ्स के। सर ये हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस हैं फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स के। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर ये 1 2 3, ये 3 एक्सपेंसेस हो गए। सर एक्सपेंसेस डन, क्या इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस नहीं है? अच्छा, मुतीब का क्वेश्चन है सर जब स्प्लिटिंग व्हेन स्प्लिटिंग टू साइड्स के बाद भी इक्वल वैल्यूज पुट हो रही हैं, तो क्यों ना हम नॉर्मल वर्किंग करके एट द एंड ऑफ द ईयर उसको टू साइड में स्प्लिट कर दें। नहीं 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 मुतीब, आप अंडरस्टैंड नहीं की है, आप अंडरस्टैंड नहीं की है। गौर से देखिएगा, यहां पर 112,500 में इक्वल स्प्लिट हुआ, यहाँ 25,000 इक्वल स्प्लिट हुआ, यहाँ 35,000 इक्वल स्प्लिट हुआ। लेकिन बेटे 15,000 इक्वल स्प्लिट नहीं हुआ। तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट अलग आएगा और आखिरी 6 महीने का प्रॉफिट अलग आएगा। पूरे साल मिलाकर, अब टेक्निकली फुल ईयर है ना, ये सिर्फ टोटल का कॉलम का काम कर रहा है, सिर्फ टोटल, दैट इज इट। पहले 6 महीने का प्रॉफिट और आखिरी 6 महीने का प्रॉफिट अलग हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यूज अलग हो गई हैं। इज दिस राइट? अगर मैं इसको छुपा दूं और डायरेक्ट इस पे काम करके स्प्लिट कर दूं, तो सर पता कैसे चलेगा कि पहले 6 महीने का प्रॉफिट कितना और आखिरी 6 महीने का प्रॉफिट कितना? मुदीर, इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई? हमारे पास वैल्यूज में फर्क आ गया। हाँ, अगर वैल्यू, मैं वही बोल रहा हूं,
अगर एक्सपेंसेस मुतीब, अगर expenses had expenses been similar same even, पहले 6 महीने और आखिरी 6 महीने में अगर एक्सपेंसेस में फर्क नहीं होता तो फिर मुझे स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर मैं ऐसे ही लास्ट कॉलम बनाता और फिर सीधा प्रॉफिट को स्प्लिट कर देता। बेटे ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी, अभी दोबारा रिपीट कर दी। इज दिस क्लियर? बाकियों को भी ये बात समझ आ गई है? हमजा, सुफियान, मुतीब, नकी, उमर, साद, अनस, इज दैट क्लियर गाइस? परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑल राइट किड्स, ऑल राइट, परफेक्ट। आगे चलते हैं। सर 3 एक्सपेंसेस हमें दिए हुए थे, रेंट, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस। सर ये तीनों हमने मेंशन कर दी है। सर क्या कोई और एक्सपेंस है? यस, बिल्कुल है। 2 एक्सपेंसेस और हैं, 2 एक्सपेंसेस और हैं, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो एक पार्टनर है जिसने अपना कैपिटल कम किया है और लोन में ट्रांसफर किया है, उसका नाम है अली। अली ने $5,000 अपने कैपिटल से निकाल के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और उसे 10% इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। तो गौर से देखिएगा, $5,000 पर 10% इंटरेस्ट सर बनता है $500। लेकिन सर ये तो $500, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर ये $500 जो इंटरेस्ट है, फोकस कीजिएगा, ये तो पूरे साल का है, ये तो पूरे साल का है। 10% पर एनम है। क्या लोन को पूरा साल गुजर गया? क्या लोन को पूरा साल हो गया? नहीं सर, लोन को पूरा साल नहीं हुआ, क्योंकि सर लोन आया ही बिजनेस के पास 6 महीने पहले, लोन आया ही 6 महीने पहले है। तो सर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करेंगे, विच इज $250, विच इज $250। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन, जब लोन, जब लोन पहले 6 महीने में है ही नहीं, तो सर उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा पहले 6 महीने में। लास्ट 6 मंथ्स में ये कंसिडर होगा 250, और अब ये पूरे साल 250 कंसिडर किया जाएगा। मुतीब, वंस अगेन सी दिस बेटा, कि पहले 6 महीने और आखिरी 6 महीने के एक्सपेंस में फर्क आ गया, तो इनके प्रॉफिट में भी फर्क आएगा बेटा। इज दिस क्लियर? ठीक हो गया। अब आप नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। सर क्या कोई और एक्सपेंस है? एक और एक्सपेंस है, और वो है डेप्रीसिएशन। एक और एक्सपेंस है, वो है डेप्रीसिएशन। हमने डेप्रीसिएशन की वर्किंग ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर ली थी क्वेश्चन पढ़ते वक्त, कि 12,000 की मोटर व्हीकल लेकर आ रहा है आतिफ। आतिफ जो व्हीकल लेकर आ रहा है उसकी वैल्यूएशन है 12,000, उसकी वैल्यूएशन है 12,000, और उसकी लाइफ है 4 इयर्स, और स्क्रैप है 0। तो सर डेप्रिसिएशन है 3,000 पर एनम। लेकिन क्या इस गाड़ी को आए पूरा साल हो गया? क्या गाड़ी को आए पूरा साल हो गया? क्या ये व्हीकल को आए बिजनेस में पूरा साल गुजर गया? नहीं सर, ये तो आई 6 महीने पहले है। दिस व्हीकल हैज एंटर्ड बिजनेस 6 मंथ्स बैक, ये तो आई ही 6 महीने पहले है। तो सर 3,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो सर डेप्रीसिएशन, इसकी डेप्रीसिएशन आ गई 1,500। तो इसकी डेप्रीसिएशन है 1,500। नोट कीजिएगा, आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं डेप्रीसिएशन। और क्योंकि सर ये व्हीकल पहले 6 महीने में जब है ही नहीं, ये गाड़ी पहले 6 महीने में है ही नहीं, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी 0। लास्ट 6 मंथ्स में इसकी डेप्रिसिएशन हो गई 1,500, और ये कंप्लीट ईयर की हो गई 1,500। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और एक्सपेंस नहीं है। हम एक्सपेंसेस को टोटल कर लेंगे, हम एक्सपेंसेस को टोटल कर लेंगे।
तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर ये बन रहा है 35,000, राइट। ये बन रहा है हमारे पास 40,000, 41,750, 41,750, और 41,750 प्लस 35,000, ये हो गया 76,750। आप अब चाहो तो इसको टोटल करके भी ये वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हो, और इन दोनों को ऐड करके भी ये वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हो। जो फुल ईयर का कॉलम है वो आपके क्रॉस चेकिंग के लिए काम आ जाता है। मैं एक दफा इसको स्ट्रेट लाइन में क्रॉस चेक कर लूं, 25,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 250 प्लस 1,500, 76,750। अब मैं प्रॉफिट्स निकाल लेता हूं। तो पहले 6 महीने का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 56,250 माइनस 35,000, 21,250। उसके बाद 56,000 माइनस 41,750, 14,500, और ये हो गया प्रॉफिट पूरे साल का 35,750। तो अब आप सब गौर से देखें, अगर हमने ये वर्किंग नहीं की होती, अगर हमने ये वर्किंग नहीं की होती, तो नोट कीजिएगा प्रॉफिट तो यही आता, 35,750 आता। फिर अगर मैं 35,750 को डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 करता, तो सर ये प्रॉफिट देता फर्स्ट 6 मंथ का 17,875, और आखिरी 6 मंथ्स का भी 17,875, विच शुड बी रॉन्ग, विच वुड हैव बीन रॉन्ग, क्योंकि सर दोनों के एक्सपेंसेस अलग हैं, तो प्रॉफिट सेम कैसे आ सकता है? मुझे बताएं बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है? गाइस मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लियर है? आज आप लोगों ने एक बिल्कुल नई चीज सीखी है। उमर, सब्र तो करें जरा। हाँ जी, यहां तक क्लैरिटी है गाइस, है ना? आज आप लोग ने बहुत नई चीज सीखी। आपने इससे पहले अकाउंट्स में कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। आज आपने ये सीखा कि सर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अगर पार्टनरशिप चेंज ड्यूरिंग द ईयर हो रही होती है तो स्प्लिट करना पड़ता है। अब अगर ये पार्टनरशिप चेंज 2 महीने बाद हो रही होती, तो हम लिखते फर्स्ट 2 मंथ्स लास्ट 10 मंथ्स। अगर ये पार्टनरशिप चेंज 8 महीने बाद हो रही होती, तो हम लिखते फर्स्ट 8 मंथ्स लास्ट 4 मंथ्स। ठीक हो गया? चलें, अब हम इधर, अब जाहिर सी बात है पार्टनरशिप बिजनेस है, तो इस प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, राइट? ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा। इज दिस राइट? जी मुतीब। ठीक। लेकिन मुतीब, मुतीब कोई ऐसा एज सच बहुत कोई खलाई मखलूक नहीं है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। आज प्रोबेबली शायद पहली दफा सवाल सामने आया, तो हो सकता है प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस तो होती रहेगी। अभी पार्टनर एडमिशन और रिटायरमेंट में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे यही काम कर रहे होंगे। पार्टनर आ रहा है, इतने महीने बाद आ रहा है, तो चेंज हो गया, इनकम स्टेटमेंट को ब्रेक करो। पार्टनर जा रहा है, इतने महीने बाद जा रहा है, चेंज हो गई पार्टनरशिप, इनकम स्टेटमेंट को ब्रेक करो। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि यार जो काम हम ये कर रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं और कर कैसे रहे हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अब आगे चलते हैं। अब अच्छा, डायरेक्ट फुल ईयर डिवाइड करेंगे। कैसा इंसान है ये? कैसा इंसान है ये कौन है? क्या, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? पूछ रहे डायरेक्ट फुल ईयर डिवाइड करेंगे। अरे भैया, अगर साल के आखिरी दिन पार्टनरशिप चेंज हो रही है, तो सर फिर नए साल नया एग्रीमेंट, पिछला साल पुराना एग्रीमेंट, कहानी खत्म। उस साल तो दौरान कुछ हुआ ही नहीं। अगर साल के आखिरी दिन पार्टनरशिप चेंज हो रही है, साल के आखिरी दिन, तो इसका मतलब पूरे साल तो पुराना एग्रीमेंट चला ना, और अगला साल नए एग्रीमेंट पे बनेगा। ठीक है ना? चलो, अब प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो सर एप्रोप्रिएशन में चार चीजें आती हैं हमारे पास।
पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन में चार चीजें आती हैं. लेट मी रिकॉल दिस फॉर यू गाइस. एएस में आप लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको रिकॉल करा दूं. पार्टनरशिप में चार चीजें आती हैं अप्रोप्रिएशन में. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज एंड प्रॉफिट शेयरिंग. ये चार चीजें आती हैं हमारे पास. नोट कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है इस सवाल में. हमें कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी हुई, ना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है. लेकिन सर हमें सैलरीज दी हैं, हमें सैलरीज दी हैं. लेस सैलरीज. पार्टनरशिप चेंज होने से पहले पुराने एग्रीमेंट में अली की सैलरी थी 10,000. अली की सैलरी थी 10,000. पुराने एग्रीमेंट में अली की सैलरी थी 10,000. लेकिन 10,000 तो पूरे साल की थी. पुराने एग्रीमेंट में अली की सैलरी थी, लेकिन वो तो 10,000 तो पूरे साल की थी. अली पूरा साल गुजारा नहीं है. अली ने मतलब पुराना एग्रीमेंट पूरे साल चला ही नहीं है. तो सर अली को सिर्फ 5 महीने की सैलरी मिलेगी, और वो है 5,000. और एग्रीमेंट चेंज होने के बाद आतिफ को सैलरी मिल रही है, आतिफ को सैलरी मिल रही है $5,000 पर एनम. $5,000 पर एनम. तो आतिफ को जो सैलरी मिल रही है 5,000, वो पूरे साल की है. ये 2,500 बन जाएगा, क्योंकि आखिरी 6 महीने की एग्रीमेंट है. तो सर ये हो जाएगा टोटल 7,500. अब हम अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे. तो सर रेजिडुअल प्रॉफिट अब यहां आएगा. रेजिडुअल प्रॉफिट, ये हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट 16,250, 12,000 and 28,250. तो ये रेजिडुअल प्रॉफिट्स आ गए. अब रेजिडुअल प्रॉफिट को डिवाइड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग करनी है. मैं आपके सामने प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा हूं यहां पर, फॉर अली एंड फॉर आतिफ. नोट कीजिएगा, पार्टनरशिप चेंज से पहले प्रॉफिट लॉस था इक्वल. पार्टनरशिप चेंज से पहले प्रॉफिट लॉस था इक्वल. तो सर 16,250 डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया 8,125 फॉर अली, 8,125 फॉर आतिफ. 16,250 पहले 6 महीने का प्रॉफिट डिवाइड हो गया. फिर जो आखिरी 6 महीने का प्रॉफिट है 12,000, विच इज 12,000. द लास्ट 6 months प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट इज 12,000. नीड टू बी डिवाइडेड एज पर द बेसिस ऑफ 3:2. 3 हिस्से अली के हैं, 2 हिस्से आतिफ के हैं. तो 12,000 के 5 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से अली को जाएंगे, विच इज 7,200. 2 हिस्से आतिफ को जाएंगे, विच इज 4,800. और ये मिलाकर हो गए 12,000. तो सर 7,200 प्लस 8,125, इसको टोटल करेंगे और यहां लिखेंगे. तो सर 15,325, और फिर इन दोनों को टोटल करके यहां लिखेंगे 8,125 प्लस 4,800, 12,000, 12,925. फोकस कर लीजिएगा, मैं इन दोनों को जब टोटल करूंगा ना, तो यही वैल्यू आनी चाहिए, 12,925 प्लस 15,325. सो द आंसर इज 28,250. ये लीजिए बेटा, ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गए. इनकम स्टेटमेंट डन. फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. हमसे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट ही नहीं मांगी थी, बल्कि हमें एग्जामिनर ने कहा था कि करंट अकाउंट भी बना के दिखाओ, करंट अकाउंट बना दो. तो गाइस मैं आपके सामने करंट अकाउंट यहीं बना लेता हूं, बिल्कुल सामने आपके इधर ही करंट अकाउंट बना लेता हूं. फोकस कीजिएगा, यहीं पर आपके सामने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना रहा हूं. ऑल राइट, ऑल राइट, ओवर हेयर
करंट अकाउंट्स। तो ये अली की क्रेडिट साइड, ये आतिफ की क्रेडिट साइड, ये आतिफ की डेबिट साइड, ये अली की डेबिट साइड। सर सबसे पहले मेरे पास यहां पर है बैलेंस ब्रॉट डाउन। नोट कीजिएगा, सबसे पहले मेरे पास यहां है बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर अली के करंट अकाउंट में 7,500 पॉजिटिव है और आतिफ के करंट अकाउंट में 5,000 मौजूद है। तो सर 7,500 एंड 5,000, ये लीजिए, ये मैंने वैल्यूज लिख दी इनके करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंसेस की। अली और आतिफ के ओपनिंग बैलेंसेस यहां पे मेंशन कर दिए। सर अब सवाल ये आता है कि करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो करंट अकाउंट में हम पार्टनर्स की अर्निंग्स रिकॉर्ड करते हैं, वो अमाउंट जो वो अर्न कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस से। हम पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स यहां पे रिकॉर्ड करते हैं, कोई लॉस हो रहा है तो वो रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो वो रिकॉर्ड करते हैं। तो सर पार्टनर्स क्या अर्न कर रहे हैं? पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं सैलरीज, और पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट। ये लीजिए बेटा, तो ये तीन चीजें पार्टनर्स अर्न कर रहे हैं। आतिफ को, अली को इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है 250, अली को पार्टनरशिप बिजनेस से 250 का इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है। सैलरीज कितनी कितनी मिल रही हैं ये देख लीजिएगा, 5,000 अली, 2,500 आतिफ, 5,000 सैलरी फॉर अली, 2,500 फॉर आतिफ। और सर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे, करंट अकाउंट में टोटल बात करेंगे, पहले 6 महीने और बाद के 6 महीने का मिलाकर 15,325 अली को मिल रहा है, 15,325। नोट कीजिएगा 15,325। और सर आतिफ को मिल रहा है 12,925, 12,925 ओवर हेयर। ये लीजिए बेटा, अब अगर हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा, क्योंकि सवाल में हमें क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स और कुछ मेंशन नहीं है। तो यही हमारा करंट अकाउंट है, हम इसकी क्लोजिंग निकाल लेंगे। मुझे बताएं क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ऑलराइट किड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन जनरल पार्टनरशिप चेंज का। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ जनरल पार्टनरशिप चेंज, अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें इसमें हमने क्या सीखा? द मेन लर्निंग ऑफ दिस क्वेश्चन वाज द स्प्लिटिंग ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट स्प्लिट करना सिखाना था बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज में। वो मेजर था, वो आपको दिखा दिया, वो आपको समझा दिया। फोकस कीजिएगा। Sir, whenever partnership change happens, we face three things. We face three things. Number one, change in profit loss ratio. Number two, asset revaluation. Whenever partnership change happens, three things might occur. हमने इसको तो देख लिया, प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज हुआ था, अली और आतिफ के क्वेश्चन का प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज हुआ था, ये नोट कीजिएगा। अली और आतिफ के क्वेश्चन का प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज हुआ था हमारे पास, फोकस कीजिएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेट रीवैल्यूएशन को। अब हम बात करने जा रहे हैं एसेट रीवैल्यूएशन की। तो आपके सामने मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, एसेट रीवैल्यूएशन। ऑलराइट गाइस, फोकस कीजिएगा, आपके सामने यहां पे हेडिंग लिख रहा हूं। ऑलराइट, ओवर हियर, एसेट रीवैल्यूएशन। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, एसेट रीवैल्यूएशन। नाम से क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है यहां पे? नाम से क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? एसेट रीवैल्यूएशन क्या लग रहा है? नाम से ही समझ आ रहा है क्या करने जा रहे हैं हम। सर एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, एसेट्स की वैल्यूएशन को चेक करेंगे,
एसेट्स की वैल्यूएशन को चेक करेंगे एग्जैक्टली तो एसेट्स की वैल्यूएशन को रिवाइज करेंगे, उसे रीवैल्यूएशन कहते हैं। तो नोट कीजिएगा क्या लिख रहा हूं, यहां पे फोकस कीजिएगा। whenever whenever partnership change whenever partnership change occurs, partners may need to revalue their assets as assets might have changed significantly in their values। तो अब आप देखें सर, एसेट रिवैल्यूएशन जब भी पार्टनरशिप चेंज होती है, पार्टनर्स को अपने एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ सकता है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू काफी सिग्निफिकेंटली फर्क आ सकता है, एसेट की वैल्यू में काफी फर्क आ सकता है। तो पार्टनर्स को एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा, यहां पर एक स्टैरिक लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेट्स revaluation might result in either increase or decrease। तो नोट कीजिएगा इस बात को, यहां पर ये नोट लिखवा दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट स्टारिक लिखवा दिया यहां पे कि भैया जो एसेट की रिवैल्यूएशन हो रही है वो जरूरी नहीं है। आमतौर पे जब ये टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो स्टूडेंट के माइंड में एक बात होती है, अच्छा एसेट रिवैल्यूएशन का मतलब रीवैल्यूएशन का मतलब बढ़ रही है। क्योंकि हम स्टूडेंट के माइंड में दो वर्ड्स होते हैं, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स के माइंड में दो वर्ड्स होते हैं, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट यही कहता है अच्छा रीवैल्यूएशन का मतलब है कि वैल्यू तो बढ़ रही होगी। यहां डायरेक्ट डाल के आपको लिख के दिखा दिया कि नहीं भैया, रीवैल्यूएशन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वैल्यू बढ़ रही हो, वैल्यू कम भी हो सकती है। माइट रिजल्ट इन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। एसेट्स रीवैल्यूएशन माइट रिजल्ट इन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और आपके सामने एक नोट लिख रहा हूं, नोट लिख रहा हूं, ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट रीवैल्यूएशन might also include might also include लाइबिलिटीज रीवैल्यूएशन। ये देखो, ये देखें जरा क्या लिखा है यहां पे, एसेट रीवैल्यूएशन माइट ऑल्सो इंक्लूड लाइबिलिटीज रीवैल्यूएशन। तो अगर आप ये देख रहे हो कि टॉपिक है एसेट रीवैल्यूएशन, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एसेट रीवैल्यू होंगे, लाइबिलिटीज भी रीवैल्यू हो सकती है। पार्टनरशिप चेंज होने के टाइम कोई लाइबिलिटी में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, तो सर पार्टनर्स चाहेंगे कि लाइबिलिटी रीवैल्यू करो, पार्टनर्स चाहेंगे कि चेंज के टाइम लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करो। अच्छा, सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर ये काम हम करते क्यों हैं? सीधा सीधा काम चल रहा है, सीधा सीधा बिजनेस चल रहा है, सर क्या जरूरत पड़ी है? इतना अच्छा एएस में पार्टनरशिप सीखा हुआ है हमने, इतना मजेदार पार्टनरशिप, क्या क्या सिंपल, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एड अदर इनकम, लेस एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेजिडुअल प्रॉफिट को सर शेयर करो, करंट अकाउंट बनाओ, एसओएफपी बनाओ, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, कहानी खत्म करें सर। फिर क्या क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है? तो नोट कीजिएगा, यहां पर आपको
बात लिख देता हूं, ये लो एक और नोट लिख देता हूं, एक और नोट लिख देता हूं, गौर से देखिएगा। वो क्या है? एसेट रीवैल्यूएशन इज done to give the partners their due credit। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उस इंक्रीमेंट का क्रेडिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए जिन्होंने काम किया है उस बिजनेस पे जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है। और इसी तरीके से अगर एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, इसी तरीके से अगर एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो हमें पार्टनर्स को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिनकी वजह से ये वैल्यू कम हुई है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्रेडिट मींस उनको उनका हिस्सा देना पड़ेगा। अब चाहे हिस्सा वैल्यू इंक्रीमेंट का हो या वैल्यू डिक्रीमेंट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट यह है कि उनको उसका क्रेडिट दो। वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो जिन्होंने मेहनत की है, जिन पार्टनर्स ने काम किया है उस वक्त, जिन्होंने काम किया है, जो इन्वॉल्व थे पार्टनरशिप में, और वैल्यू बढ़ी तो हिस्सा उनको दो, क्रेडिट उनको दो। वैल्यू कम हो गई, अंडरस्टैंड करना, वैल्यू कम हो गई और जिन्होंने काम किया, जिन्होंने हिस्सा दिया है, जो उस वक्त मौजूद थे पार्टनरशिप में, और वैल्यू कम हुई है, हिस्सा दो उन्हें, उन्हें इसका क्रेडिट दो। अंडरस्टैंड कीजिएगा, टू गिव देयर ड्यू क्रेडिट, टू मेक श्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम ट्रू एंड फेयर। तभी तो सबकी पोजीशन फाइनेंशियल सामने आएगी कि भाई ये हिस्सेदार हैं सब और ये काम किया है पार्टनर्स ने। तो सर, अब एसेट रिवैल्यूएशन में दो चीजें होती हैं, मेनली दो चीजें, नोट कीजिएगा। बात करूंगा मैं, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। बात करूंगा मैं एसेट्स की भी और लाइबिलिटीज की भी। अटेंशन दीजिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। मैं यहां पे बात करूंगा एसेट्स की, ठीक हो गया, और यहां बात करूंगा मैं लाइबिलिटीज की। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एसेट्स रीवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट रीवैल्यू नहीं होते, लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यू करना होता है। और दो केसेस पॉसिबल हैं हमारे पास, दो केसेस पॉसिबल हैं। सर कौन कौन से दो केसेस पॉसिबल हैं? गौर से देख लीजिएगा। पहला केस है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटीज की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रीवैल्यूएशन किया, जब हमने रीवैल्यूएशन किया तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, जब हमने रीवैल्यूएशन किया तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, और जब हमने रीवैल्यूएशन किया तो लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई। तो अब हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे वो हम यहां सीखेंगे, वो हम यहां सीखेंगे। और सर दूसरा केस पॉसिबल है, द सेकेंड केस विच कैन हैपन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू, इज द डिक्रीज इन द वैल्यू, कि सर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, रीवैल्यूएशन कर रहे थे, जब हम रीवैल्यूएशन कर रहे थे तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई। तो सर क्या करेंगे, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप लोगों से सवाल पूछूंगा, हमजा, सुफियान, मुतीब, उमर, साद, अनस, नकी, गाइस मुझे फौरन जवाब दीजिएगा। मुझे बताओ, अगर एसिड की वैल्यू बढ़ती है तो एसिड को कहां रिकॉर्ड करते हैं? अगर एसिड की वैल्यू बढ़ती है तो बताओ एसिड को कहां रिकॉर्ड करते हैं? वेन एवर एसिड वैल्यू इंक्रीजेस, वेन एवर एसिड वैल्यू इंक्रीजेस, एसिड की वैल्यू बढ़ती है तो एसिड को कहां रिकॉर्ड करते हैं? कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं? वेरी गुड सर, एसिड को डेबिट करते हैं, राइट, एसिड को डेबिट करते हैं, इज दिस राइट? तो नोट कीजिएगा, उमर,
उमर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं बेटा? डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो नोट कीजिएगा सर, एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे, और पता है एक अकाउंट यूज करेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक अकाउंट यूज करेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो एसेट्स डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ये है हमारे पास एसेट इंक्रीज की रिकॉर्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ गई, मोटर व्हीकल डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू बढ़ गई, फिक्सचर एंड फिटिंग्स डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। अब बात करते हैं एसेट की वैल्यू कम हो जाए। अब बात करते हैं एसेट की वैल्यू कम हो जाए। सर अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे? एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बताओ कहां रिकॉर्ड करते हैं? बताओ, एसिड की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? वेयर डू वी रिकॉर्ड वेन एवर एसिड की वैल्यू कम होती है? कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट। तो सर एसिड को क्रेडिट करेंगे, गौर से देखिएगा, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और सर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स क्रेडिट। तो सर ये है डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग एसेट रीवैल्यूएशन इफ एसेट इज डिक्रीजिंग। तो आप देखें, जब एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। जब एसेट की वैल्यू कम हुई तो एसेट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट रीवैल्यूएशन व्हेन एसेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। चलिए ये बताओ, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? सर लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये लीजिए बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ताकि हम ये रिकॉर्डिंग कर सकें। ठीक हो गया? गौर से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट। और अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएं, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएं, तो लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये हमारे पास डबल एंट्रीज हैं फॉर एसेट एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूएशन की। अब आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आई बिलीव ये बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब सवाल जो आता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब जो सवाल आता है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या मतलब, क्या पूछ रहे हो उमर, क्या कह रहे हो? क्रेडिट, हाँ क्रेडिट होता है, राइट। ठीक हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। सर आर यू शेयरिंग द स्क्रीन? हाँ हाँ बिल्कुल स्क्रीन शेयर है। मुदीब, मुदीब बिल्कुल स्क्रीन शेयर है बेटा, क्या नजर नहीं आ रही? इज दिस गाइस, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू पीपल? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू पीपल? ऑलराइट ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें, अब आखिरी नोट, एसेट रीवैल्यूएशन का सबसे आखिरी पार्ट। आप शो हो रहे हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही? क्या बात कर रहे हैं मुझे? सिर्फ आपके पास प्रॉब्लम है बेटा, बाकी सबके पास स्क्रीन शो हो रही है। इवन मेरे पास प्रॉपर पूरी स्क्रीन आ रही है बेटा। ओके, लास्ट पार्ट है हमारी हमारी हमारे इस टॉपिक का, एसेट रिवैल्यूएशन का लास्ट फोकस पॉइंट है हमारा। ये गौर से देखिएगा, यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, नोट, गौर से देखिएगा। नोट, एनी revaluation should be
transferred to partners capital accounts in their old profit loss रेशो। तो सर कोई भी रिवैल्यूएशन है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी उनके पुराने रेशो के हिसाब से, उनके पुराने रेशो के हिसाब से ट्रांसफर की जाएगी। तो सर ये काम कैसे करेंगे, नोट कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये गौर से देख लीजिएगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को अब डेबिट करेंगे। ये नोट कीजिएगा, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे ताकि रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर दें। यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुए, एसेट्स इंक्रीज हुए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। नोट कीजिएगा, और यहां पर हमारे पास अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो उसे क्लोज करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। याद रखिएगा ये सारा काम होगा ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो में। तो आप नोट करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन भी हुआ और क्लोज भी हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां ओपन हो रहा है ऊपर और यहां क्लोज हो रहा है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट भी हो रहा है। दिस इज हाउ वी रीवैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड गिव क्रेडिट टू द पार्टनर्स। अब बताएं मुझे, क्या एसेट रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हुआ?